क्या दज्जाल आ गया है? क्या रेड heifer की जो कुर्बानी दी जानी थी, जो सैक्रिफाइस किया जाना था, उसको सैक्रिफाइस कर दिया गया है? क्योंकि अगर हम देखें जिस तरीके से मार्च में ये एक बात बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही थी कि रेड हाइफर्स जो हैं वो इजराइल पहुंच गए हैं और अप्रैल में इनको सैक्रिफाइस किया जाएगा, इनकी बलि दी जाएगी, कुर्बानी की जाएगी और उसके बाद जो है दज्जाल जो है आ जाएगा और फिर थर्ड टेम्पल का निर्माण जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। हम आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे जुड़ा हुआ एक सीक्रेट आपके साथ ओपन करने चल रहे हैं कि क्या हुआ उन रेड हाइफर्स के साथ और क्या ये ट्रिक थी इजराइल की एक मेन इशू से डाइवर्ट करने की, या वाकई में अब दज्जाल आ गया है। इस पूरे राज से आज हम इस वीडियो के जरिए से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो को जरूर कंप्लीट सुने, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को समझ जाएंगे तो डेफिनेटली कई सारी चीजें जो मीडिया में चलती हैं, जो प्रोपेगेंडा का शिकार हमें बनाती हैं, जो हमारे खिलाफ एक नैरेटिव सेट करती हैं, उसको समझने में आपको आसानी होगी। और जो मेन इश्यूज हैं जिसके चलते हमारे साथ ये प्रोपेगेंडा और नैरेटिव सेट किया जाता है और इसका शिकार बड़े बड़े उलमाए कराम होते हैं, मुस्लिम यूट्यूबर होते हैं और दुनिया भर के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मार्च में रेड हाइफर की कुर्बानी और थर्ड टेम्पल के फॉर्मेशन यानी कंस्ट्रक्शन और साथ ही साथ दज्जाल के आने की जो खबर चलाई गई, उस दौरान रमजान चल रहा था और रमजान में जिस तरीके की एट्रोसिटीज हमने फिलिस्तीन में देखी वो मीडिया से गायब हो गई और जो हमारा सोशल मीडिया है वो रेड हाइफर के खोज में लग गया कि ये रेड हाइफर है क्या। और आप चाहे देखें नदीम याजिदी जैसे जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने भी रेड हाइफर पर पूरा फोकस किया। अगर हम मोहम्मद अली मिर्जा को देखें, उन्होंने भी इस पर अपने वीडियोस बनाए। सबका फोकस एक था कि रेड हाइफर आ गया है, उसकी कुर्बानी अप्रैल में होने जा रही है, उसके बाद दज्जाल आ जाएगा और फिर थर्ड टेम्पल का निर्माण शुरू होगा। और इस थर्ड टेम्पल के निर्माण के साथ ही एक पूरी दुनिया में ज्यूइस्ट एक्सपेंशन शुरू होगा और इस तरीके से एक नैरेटिव को एस्टैब्लिश किया गया प्रोपेगेंडा के जरिए से। एक्चुअल में प्रोपेगेंडा क्या है? अपने पॉलिटिकल एजेंडे अपने नैरेटिव के करीब ला करके उसको इस तरीके से पेश करना कि वो चीजें सच लगे। नैरेटिव भी यही है कि जब आप सच और झूठ को मिला करके जो ग्रे एरिया तैयार होता है, जहां आपके लिए मुश्किल होता है कि क्या सच है और क्या झूठ है, वहां से आप सही चीजें नहीं निकाल पाते हैं, तो उसे कहते हैं नैरेटिव। और वो नैरेटिव इजराइल बहुत हद तक सफलता के साथ इस्टेब्लिश करने में कामयाब रहा। क्योंकि आपने रमजान के दौरान फिलिस्तीनियों के अफ्तार की पर चर्चा नहीं की कि किस तरीके से उन्होंने अफ्तार किया, किस तरीके से उन्होंने सहरी की, किस तरीके से उनकी नमाज तरावी हुई, कैसे उन्होंने जख्मी हालात में मौत के साए में भूखे रहते हुए अपने रमजान को पूरा किया और आप रेड हाइफर की खोज कर रहे थे। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि जो पॉलिटिकल एजेंडा तय किया जाता है, जो वेस्टर्न मीडिया है, वो एक प्रोपेगेंडा लेकर के आता है। और अगर आप इस प्रोपेगेंडे को समझ गए, ये प्रोपेगेंडा क्या करता है, उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। नैरेटिव प्रोपेगेंडा से थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रोपेगेंडे में हम एक चीज को उठाते हैं और अपने एजेंडे को, सच या झूठ जो भी है, उसे जनता तक पहुंचा करके जनता को ये बात समझाने में लगे रहते हैं कि वो जनमत तैयार हो उस एक पर्टिकुलर इशू के लिए। जैसा कि हिटलर ने जर्मनी में किया था ज्यूज के खिलाफ कि ज्यूज जो हैं वो खतरा है जर्मनी के लिए, उसी तरीके से ये एक प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ किया जाता है। फिर इस प्रोपेगेंडा को और रिफाइन किया जाता है नैरेटिव के जरिए से। नैरेटिव में क्या करते हैं कि प्रोपेगेंडे के झूठ को और आप पॉलिटिकल एजेंडे के साथ मिक्स करके कुछ उसमें सच्चाई को इस तरीके से ब्लेंडिंग करते हैं कि आपके सामने जब वो प्रस्तुत किया जाता है, जब वो आपके सामने मीडिया लेकर के, वेस्टर्न मीडिया लेकर के आता है, तो आपको लगता है ये वाकई में सच है और फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और मेन इशू से आप डाइवर्ट हो जाते हैं। और ये चीजें पिछले कई सालों से नहीं चल रही हैं, बल्कि अगर आप 100-150 साल का इतिहास देखें तो आपको पता लगेगा कि इसी तरीके से नैरेटिव मुसलमानों के खिलाफ एस्टैब्लिश किया गया है। अगर आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी देखें तो 1857 में जब हमारा रिवोल्ट हुआ था, उस वक्त भी एक नैरेटिव सेट किया गया था। तब भी ये बात कही गई थी कि ये सभ्यता और असभ्यता के बीच की जंग है। इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वहाँ के हिस्टोरियंस ने इंडियन 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके लिए दिए गए थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी सच्चाई को
आने नहीं देना चाहते हैं सामने, वो हकीकत को छुपा के रखना चाहते हैं और उसके लिए झूठ का सहारा लेते हैं और उस झूठ में कुछ सच्चाई को अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग इस तरीके से ब्लेंड करते हैं कि वो सच्चाई आपको दिखाई नहीं देती है, वो हकीकत आपको पता नहीं लगती है और प्रोपेगेंडा से निकला हुआ झूठ नैरेटिव के साथ ब्लेंड होकर के कुछ इस तरीके से जाता है कि आपके अपने लोग ही अपने आप से अपने को गलत समझने लगते हैं। और यही कुछ हुआ आपके साथ इजराइल में, जब एक TRT वर्ड जो कि टर्किश मीडिया है, वहां से एक थ्योरी चलती है, एक वीडियो अपलोड होता है और उस वीडियो में रेड हाइफर की बात की जाती है और उसकी सैक्रिफाइसिंग की बात होती है। फिर वहां से थर्ड टेम्पल के निर्माण की बात होती है और साथ ही साथ दज्जाल के आने की बात होती है। हालांकि क्या आपने सोचा है दज्जाल क्या रेड हाइफर की सैक्रिफाइसिंग से आएगा? दज्जाल तो अल्लाह के हुक्म से आएगा और हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम भी जो है अल्लाह के हुक्म से आएंगे। किसी मौलाना के कहने से, किसी आलिम के कहने से वो नहीं आएंगे। जब अल्लाह चाहेगा तब वो आएंगे और इस चीज को हमने कहीं ना कहीं मिस कर दिया। इस चीज को समझने में हमने फेर कर दिया। क्यों? क्योंकि सूरह बकरा में जो रेड हाइफर का किस्सा है वो थोड़ा इससे डिफरेंट भी है और वो जो निशानी है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन हम सब उसके पीछे भाग गए और इसके चलते सबसे बड़ा नुकसान पैलेस्टीनियन पीपल को हुआ, वहाँ के छोटे बच्चों का हुआ, वहाँ के महिलाओं को हुआ। उन लोगों ने, जिन लोगों ने रोज़े रखे, उन्हें किस तरीके की मुश्किलात का सामना करना पड़ा और भूखमरी के हालात में उन्होंने रोज़े रखे और किस तरीके से उन पर बम्बार्डमेंट होता रहा, किस मुसीबत का उनको सामना करना पड़ा और उस हालात में उन्होंने अपने रोज़े रखे, जज्बे को दिखाया। वो जज्बा आप देखने में चूक कर गए और आप रेड हाइफर के पीछे चलते रहे। तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि जब भी कोई वेस्टर्न मीडिया की तरफ से या किसी भी मीडिया, क्योंकि मीडिया पर आज के टाइम में जो पूरा कंट्रोल है वो वेस्ट का है, ज्यूइश का है, जो वो नैरेटिव सेट करते हैं, जो वो प्रोपेगेंडा लाना चाहते हैं उसके लिए एक नैरेटिव बनाते हैं और उस नैरेटिव के जरिए से आपके सामने वो चीजें रख दी जाती हैं और फिर हमारा सो कॉल्ड जो स्कॉलर है वो भी उसके पीछे भागने लगता है। और इसके एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा व्यूज के चक्कर में ऐसे टॉपिक को चूज किया जाता है जहां आपको ज्यादा व्यूज मिल सकते हैं, ज्यादा लाइकिंग मिल सकती है, ज्यादा आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये ऐसे इश्यूज हैं जो कहीं ना कहीं कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर आपको सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें कि हमें प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होना है, हमें नैरेटिव का शिकार नहीं होना है, बल्कि फैक्ट को लोगों के सामने लेकर के आना है। क्या गारंटी है कि ये रेड हाइफर जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं थे? और अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड थे, अगर ज्यूइश परसेप्शन को ही सही मान लिया जाए, फॉर एन एग्जांपल लेट इट बी, तब भी आप क्या ये प्रूफ कर सकता था? हमारा नैरेटिव ये होना चाहिए था कि क्या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है और अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो इनकी सैक्रिफाइसिंग कबूल ही नहीं होगी। अगर हम इस तरीके का कोई नैरेटिव लेकर के आते, काउंटर नैरेटिव लेकर के आते, तो डेफिनेटली ये इशू हम ज्यादा बेहतर तरीके से हल कर सकते थे। आप हमारे व्यूज के साथ कितना एग्री करते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।